ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि कल की क्लास में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 का। दैट इज़ कंबाइंड असेसमेंट ऑफ रोमम। अब रोमम क्या होता है, कल क्या पढ़ा था हमने? IR एंड CR, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, रोमम। तो इसमें यही बोला है कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सिर्फ इनहेरेंट रिस्क या कंट्रोल रिस्क के बेसिस पे नहीं बने होते सेपरेटली। कोई एक स्टैंडर्ड आपको बता रहा हो इनहेरेंट रिस्क कैसे देख सकते हो, या कोई एक स्टैंडर्ड बता रहा हो कंट्रोल रिस्क कैसे देखो, ऐसे नहीं होते हमारे स्टैंडर्ड। बल्कि वो कंबाइंड असेसमेंट, मतलब दोनों का एक साथ ही असेसमेंट हो, ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं। पर ये ऑडिटर की चॉइस है। जैसे एक स्टैंडर्ड में 2 स्टेप बोला है, एक स्टेप परफॉर्म करने से आपको IR पता चल जाएगा, दूसरे से CR। तो वो ऑडिटर के ऊपर है। ऑडिटर चाहे तो वो सेपरेटली या कंबाइंड दोनों तरीके से असेस कर सकता है रिस्क को। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसने कौन सी ऑडिट टेक्निक अपनाई है, कौन सी मेथड उसने यूज़ की है। अब ये असेसमेंट क्वांटिटेटिव टर्म्स पे भी हो सकता है, नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स पे भी हो सकता है। मान लो कहीं पे आप बोल रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ 90% श्योरिटी मिल रही है, यहाँ पे सिर्फ 50% श्योरिटी मिल रही है, तो ये आपने क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस की मेस स्टेटमेंट। वही नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स में आप बोल रहे हो कि इंटरनल कंट्रोल हमारा वीक है, आपने कोई परसेंटेज नहीं। अब ये कैसे परसेंटेज दोगे? इंटरनल कंट्रोल 50% वीक है, 40% वीक है। अब वीक है तो ये नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स पे आ गया। चाहे केस जो भी हो, ऑडिटर के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो एक अप्रोप्रिएट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करे, रेदर देन डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस। 100 अलग अलग तरह की अप्रोच परफॉर्म करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो परफॉर्म कर रहे हो वो अप्रोप्रिएट हो, वो वहाँ पे काम आए। इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम अबव दैट। अब ये जो फॉर्मूला जैसे यहाँ पे दिया है ना, इसको एक बार अलग तरीके से पहले समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? ऑडिट रिस्क इज इक्वल्स टू रोमम इनटू डिटेक्शन रिस्क। अब रोमम क्या होता है? IR CR। सिंपल वर्ड्स में बोलोगे तो आप जिस एंटिटी की ऑडिट के लिए जा रहे हो, उस एंटिटी के अंदर क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है, क्या गलतियाँ हो सकती है, ये है। अब एज अ ऑडिटर डिटेक्शन रिस्क कहाँ राइज होगी? अगर कोई गलती है, आप गलती नहीं पकड़ पा रहे हो, तो डिटेक्शन रिस्क राइज होगी ना। या आप सही चीज़ है तो उस पर आप कुछ नहीं देख पा रहे हो, ये डिटेक्शन रिस्क। अब जो सही है उसमें देखना क्या है, जो गलत है वही तो चेक करोगे। अब हमने ऑडिट रिस्क के डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि हमारा ऑडिटर कोई इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देगा। अब वो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन कैसे देगा? उसने सही तरीके से रिस्क डिटेक्ट नहीं की। और रिस्क डिटेक्ट कब होगी? जब रिस्क प्रेजेंट होगी। इसलिए यहाँ पे लिखा है ऑडिट रिस्क इज इक्वल्स टू रोमम इनटू डिटेक्शन रिस्क। मतलब जितनी गलतियाँ हैं, मान लो 50 गलतियाँ हैं, इस 50 गलती पे डिटेक्शन रिस्क है 10%। आप मान रहे हो आप 10% गलतियाँ नहीं पकड़ सकते, मतलब आपका ऑडिट रिस्क है 5। जो गलतियाँ होंगी ऑडिटर उसे ही तो डिटेक्ट करेगा। और ऑडिट रिस्क क्या बोलता है कि ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहा है। इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑडिटर कब देता है? जब वो डिटेक्ट ना कर पाए। आई होप ये जो फॉर्मूला दिया है ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया हो। उसी फॉर्मूला को आगे और एलाबोरेट करके लिख दिया है, जो यहाँ पे लिखा है रोमम इनटू डिटेक्शन रिस्क। अब रोमम कैसे बनता है? इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क से मिलके बनता है, इसलिए दूसरा फॉर्मूला दिया है ऑडिट रिस्क इज इक्वल्स टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। अब आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे IR प्लस CR क्यों नहीं हुआ, IR इनटू CR क्यों हुआ? तो उसके पीछे भी रीज़न है। जैसे कि अगर रोमम होगा तभी तो ऑडिटर डिटेक्ट करेगा, वैसे ही अगर इनहेरेंट रिस्क होगी तभी तो इसको कंट्रोल ना कर पाने का रिस्क होगा। अब कोई गलती नहीं हो रही है, कोई गड़बड़ी नहीं है फर्म में, तो आप कंट्रोल क्या को करोगे? इसलिए IR इंटू CR इंटू डिटेक्शन रिस्क लिखा है यहाँ पे। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो ये इलस्ट्रेशंस पढ़ के देखो, इससे क्लियर हो जाएगा। और एक काम करते हैं, एक इलस्ट्रेशन आज क्लास में ही देख लेते हैं, बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। XYZ Limited is engaged in a business and running several stores dealing in variety of items such as ready-made garments, shoes, gift items, watches, etc.
There are security tags on each and every item. Moreover, inventory records are physically verified on monthly basis. अब यहाँ पे सामान को लेके बस इतना बोला है कि सिक्योरिटी टैग है हर सामान में और उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा मंथ एंड पे। अब मंथ एंड होने से पहले मंथ के बीच में अब मान लो 500 आइटम्स आए, 1000 आइटम्स आए, उसमें से एक कोई भी आइटम का सिक्योरिटी टैग एम्प्लॉय निकाल के उस सामान को अपने साथ ले गया, क्या किसी को पता चलेगा? नहीं। यहाँ से अराइज होती है हमारी इनहेरेंट रिस्क, क्योंकि एम्प्लॉय को तो पता है ना सिक्योरिटी टैग कहाँ है, कैसे है, उसे कैसे निकालना है। वहीं ऑन दी अदर एंड सिक्योरिटी टैग भी है, फिजिकली वेरिफिकेशन भी। पर मान लो 2 एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच कॉल्यूशन चल रहा है। जब ऑडिटर आया और उसने पूछा कि अभी कितने स्टॉक बचे, तो एम्प्लॉय एक्स ने बोला कि वाई से पूछो, और वाई बोल रहा है कि ये तो एक्स की ड्यूटी थी, एक्स से पूछो। इन केस इन दोनों के कॉल्यूशन के चक्कर में ऑडिटर फंस गया यहाँ पे, या जो क्लाइंट है, जो ओनर है, उसको पता चलेगा क्या कि कितनी इन्वेंट्री है? या दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। अब एक्स ने काउंट करके बोला 100 पीसेस है, और वाई जाके बोल रहा है नहीं 100 नहीं है, 100 से कम होगा, इसने एक पीस हटा लिया है वहाँ से, ये गलत बता रहा है। तो यहाँ पे कंट्रोल रिस्क हुआ, आपका कंट्रोल वीक है, इंटरनल कंट्रोल। आपका अपने एम्प्लॉयज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है, उन पे कोई चेक नहीं है। वो चाहे तो वो एक दो पीस तो हटा ही सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, देयर इज़ अ चांस। और डिटेक्शन रिस्क भी यहीं राइज हो जाता है। ऑडिटर बहुत सारी ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, पर उसके बाद भी चांसेस तो है ना कि ऑडिटर ये एक दो पीस के बारे में ना पता कर पाए, क्योंकि यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन है, उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इतने पीसेस यहाँ पे आए थे, अब इतने बचे हैं तो इतने सेल हुए हैं। जो भी हो रहा है फिजिकली हो रहा है। तो अगर एक दो पीस गायब भी हो जाएगा तो ऑडिटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तब आप आगे आंसर पढ़ोगे तो यही चीज़ लिखी है, इनहेरेंट रिस्क बिकॉज आइटम्स में हैव बिन मिस अप्रोप्रिएटेड बाय एम्प्लॉयज़। आइटम्स को मिस अप्रोप्रिएट कर सकता है एम्प्लॉय। यहाँ पे अब कंट्रोल रिस्क में सिक्योरिटी टैग भी है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स फिजिकली वेरीफाई हो रहा है, फिर भी ये हो सकता है कि जो 2 एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कॉल्यूशन हो, जिसकी वजह से एट लास्ट ऑडिटर को सफ़र करना पड़े। एंड देन कम्स अवर डिटेक्शन रिस्क। ऑडिटर ने पूरी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किया है, पर फिर भी इतनी सब चीज़ें करने के बाद भी चांसेस हैं डिस्पाइट ऑल दिस प्रोसीजर्स कि ऑडिटर डिटेक्ट ना कर पाए उन आइटम्स को जो चोरी हो चुके हैं, जो मिस अप्रोप्रिएट हो चुके हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। अब ये जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है ये बहुत ईजी है, आपको खुद पढ़ के समझ आ जाएगा। बाकी ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स भी पढ़ना आप। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो अभी हमने समझ लिया ऑडिट रिस्क क्या होती है। ऑडिट रिस्क के अंदर हमने समझा रोमम और डिटेक्शन रिस्क। अब ये रोमम के अंदर क्या होता है हमने ये भी समझ लिया। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई एंड असेस दिस रोमम। तो जैसा कि हमने ऐसे 200 में पढ़ा था ना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर क्या होता है, वैसे ही यहाँ पे अभी हम पढ़ने वाले हैं एज पर ऐसे 315 क्या ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का। तो व्हाट इज ऐसे 315? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये एसेस के नाम याद रखना, इसके मार्क्स मिलते हैं। सो एज पर दिस ऐसे objective of the auditor is to identify and assess the ROMUM whether due to fraud or error at the financial statement or assertion level through understanding the entity and its environment, including the entity's internal control, thereby providing a basis for designing and implementing responses to the assessed ROMUM. This will help the auditor to reduce the ROMUM to an acceptably low level. तो ऐसे 315 ये बोलता है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो अच्छी तरह से आइडेंटिफाई और असेस कर पाए रोमम को। वो ये पता कर पाए कि क्या फ्रॉड की वजह से, एरर की वजह से है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पे है या असर्शन लेवल पे है। तो ये कैसे करेगा? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। बिजनेस को समझो, उसके एनवायरनमेंट को समझो, उसके इंटरनल कंट्रोल को चेक करो। ये सब करके जब आप आइडेंटिफाई और असेस कर लेते हो रोमम, देयर बाय प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रिस्पॉन्सेज टू द असेस रोमम। जब आपको रोमम पता चल गया तो आप अच्छी तरह से डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कर पाओगे वो प्रोसीजर्स जिनसे रोमम पे वर्क किया जा सकता। और इससे क्या होगा? दिस विल हेल्प द ऑडिटर टू रिड्यूस द रोमम टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल।
अब आप रोमम को आइडेंटिफाई और असेस कर रहे हो, फिर उसके बेसिस पे आप अच्छे कुछ ऐसे प्रोसीजर्स डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कर रहे हो जिससे आप रिस्पॉन्ड कर पाओ इन रोमम को। तो ऑब्वियस सी बात है आपका रोमम धीरे धीरे कम होता जाएगा, आप उस पर काम करोगे तो। सो एट लास्ट वही लिखा है, दिस विल हेल्प द ऑडिटर टू रिड्यूस द रोमम टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। तो एज पर 315 ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो एनवायरनमेंट और एंटिटी को समझे, एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझे, उसके इंटरनल कंट्रोल को समझे, फिर उसके बेसिस पे वो आइडेंटिफाई और असेस कर ले कि क्या रोमम प्रेजेंट है, और है तो फ्रॉड और एरर की वजह से, किसकी वजह से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पे या असर्शन के लेवल पे, फिर उसके लिए एक अच्छा रिस्पॉन्स डिज़ाइन करे, उस रिस्पॉन्स को इम्प्लीमेंट करे, जिसके बाद उसका जो रोमम है वो रिड्यूस हो जाएगा टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। अब जो अभी हमने ये ऑब्जेक्टिव का एक पैराग्राफ पढ़ा उसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता है। ये पहले पॉइंट में तो ये लिखा है कि ऑडिटर को आइडेंटिफाई और असेस करना होगा रोमम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल या असर्शन लेवल पे, दोनों लेवल पे, दोनों पे करना है आइडेंटिफाई। क्यों? टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फैप। आपको आप जब रैप परफॉर्म कर रहे हो उससे आपको रोमम पता चल रहा है, रोमम पता चल रहा है तो अब आप उसके लिए फैप डिज़ाइन करोगे कि कैसे उस पर काम किया जाए और उसे ठीक किया जाए। अब फर्स्ट पॉइंट में हमने ये तो समझ लिया कि ऑडिटर को आइडेंटिफाई और एसेस करना है। नाउ इन सेकेंड पॉइंट, फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम द ऑडिटर शैल। अब ये आइडेंटिफाई और असेस करने के लिए ऑडिटर को क्या करना हो? सबसे पहले तो जो भी प्रोसीजर्स वो परफॉर्म कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग ले रहा है एंटिटी की, एनवायरनमेंट की, उसके कंट्रोल्स की, हर प्रोसीजर को परफॉर्म करते वक्त उसे ध्यान में रखना है और हर रिस्क को आइडेंटिफाई करना है जो वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। अब जब एक बार उसने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, अब वो उस रिस्क को असेस करेगा, उस रिस्क को चेक करेगा, असेस द आइडेंटिफाइड रिस्क, और ये इवेल्युएट करेगा कि क्या वो रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकती है एज अ होल या किसी एक पार्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अब आपने पहले पॉइंट में रिस्क आइडेंटिफाई की, आपको रिस्क मिल गई, अब आप उस जो रिस्क आपको मिली है आप उस रिस्क को चेक कर रहे हो क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकती है पूरी तरह से या असर्शन लेवल। अब अगर वो अफेक्ट कर सकती है तो फिर ऑडिटर ये चेक करेगा कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, किस तरीके से अफेक्ट कर सकती है, क्या गलत हो सकता है इसमें से स्टेटमेंट की वजह से। और जो गलती आपने पकड़ी है, जो रिस्क, जो मिस स्टेटमेंट अभी तक आपने पकड़ा है, अब उसको आपको कंसीडर करते हुए चलना है कि हो सकता है इस तरह और भी मिस स्टेटमेंट्स प्रेजेंट हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मल्टीपल मिस स्टेटमेंट हो। आपने अभी एक गलती पकड़ी, क्या पता इसी के जैसी सेम 100 गलतियाँ और हो। और इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये चेक करना है कि जो ये पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट आपको मिल रही है, क्या वो मटेरियल है, क्या वो बिजनेस को, क्या वो इंटेंडेड यूज़र के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है। तो अभी हमने क्या समझा? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि वो आइडेंटिफाई और असेस करे रोमम को फाइनेंशियल लेवल और असर्शन लेवल पे, ताकि वो एक अच्छा ऑडिट प्रोसीजर डिज़ाइन और परफॉर्म कर सके, उसे एक एक्सेप्टेबल लेवल तक लाने को। और ये ऑडिटर कैसे करेगा? तो पहले वो रिस्क आइडेंटिफाई करेगा, रिस्क पता चल गई तो उस रिस्क को असेस करेगा, चेक करेगा, ये इवेल्युएट करेगा कि क्या वो अफेक्ट कर सकती है, और अगर अफेक्ट कर सकती है तो कैसे करेगी, क्या गलत हो सकता है, और फिर जो अपने में से स्टेटमेंट पकड़ी है उसे ध्यान में रखते हुए आपको मानते हुए चलना है कि पॉसिबिलिटी है कि और भी मिस स्टेटमेंट हो सकती है। आप उस बेसिस पे चेक करोगे और फिर आप ये पता करोगे, ये चेक करोगे कि क्या जो ये मिस स्टेटमेंट है ये मटेरियल है, क्या ये अफेक्ट कर सकती है यूज़र के डिसीजन को। आई होप आप सबको ऑब्जेक्टिव एस पर ऐसे 315 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार चलो रिवाइज करो, ऐसे 315 क्या है? ऐसे 315 इज आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये मेंशन करना मत भूलना। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अभी हमने पढ़ा कि हमें आइडेंटिफाई और असेस करना है रोमम, वो कैसे करेंगे? रैप परफॉर्म करके। तो अब समझते हैं कि रैप क्या होता है। तो रैप की डेफिनेशन तो हमने चैप्टर 2 में समझी ही है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रैप वो ऑडिट प्रोसीजर होती है जो ऑडिटर परफॉर्म करता है टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी और उसकी एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग उसका इंटरनल कंट्रोल, ताकि वो आइडेंटिफाई और असेस कर पाए रोमम को, वो फ्रॉड की वजह से या एरर की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे या असर्शन लेवल पे है।
अब इस पैराग्राफ में वही सेम डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हम रैप परफॉर्म करते हैं, रैप से हमें थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया होता है ना कि यहाँ पे रिस्क है, तो फिर हम उसके लिए फैप डिज़ाइन करते हैं कि अब कौन से फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करें ताकि हमें एक कॉन्क्रीट, एक सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल जाए जिससे हम बता सकें कि हाँ यहाँ पे रिस्क है। तो एट लास्ट इसमें वही लिखा है कि रैप अकेले ये नहीं बता सकता, वो प्रोवाइड नहीं कर सकता सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जिस पे ऑडिटर अपनी ओपिनियन बेस कर दे, उसको फैप परफॉर्म करना ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई एरर है ना वो इजीली पकड़ी जा सकती है, बट जो हमारा रोमम होता है वो एरर की वजह से भी होता है और फ्रॉड की वजह से, और फ्रॉड बहुत सोच समझ के किया जाता है, इसलिए जनरली 1 या 2 स्टेप परफॉर्म करके ना आप फ्रॉड पकड़ नहीं पाते। नाउ व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन रैप। अब रैप में कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसे आप रैप का नाम देख सकते हो। द रैप shall include the following. पहला, inquiries of management and others within the entity who in the auditor's judgment may have information that is likely to assist the identifying risk of material misstatement due to fraud or error. मैनेजमेंट से और कुछ ऐसे लोगों से इंक्वायरी करना जो ऑडिटर के जजमेंट में, मतलब ऑडिटर, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑडिटर हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट का ये आदमी और एंटिटी के अंदर काम करने वाले ये 4-5 लोग ये मुझे ना ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जिससे मैं पता कर सकूँ कि क्या यहाँ पे रोमम है। तो पहला रैप हमारा है इंक्वायरी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी सीक्वेंस में काम करो, ये कुछ एग्जांपल्स दिए, कुछ पॉइंट्स दिए कि रैप इनको इंक्लूड करता है। मतलब आप अगर ये परफॉर्म कर रहे हो तो आप कह सकते हो मैं रैप परफॉर्म कर रही हूँ। दूसरा, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, लाइक हमने जो सैम्पलिंग पढ़ी थी, एक ट्रेंड एनालिसिस का मैंने एग्जांपल दिया था आपको चैप्टर 1 के एक टॉपिक में। दोज प्रोसीजर्स आर नोन एज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आप वो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इंस्पेक्ट कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि सही से काम हो रहा है या नहीं। जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है तो आप बैठ के चेक कर रहे हो कि हाँ ये सही से काउंट कर रहा है कि नहीं। ऑब्जर्वेशन। इंस्पेक्शन, अब खुद जाके फिजिकली वेरीफाई कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि इन्वेंट्रीज प्रेजेंट है या नहीं उस अमाउंट पे जो ये क्लेम कर रहे हैं। सो इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, यहाँ पे इन 3 चीज़ों को मेन एक्सप्लेन किया है। पर रैप सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, यहाँ पे इंक्लूडेड बोला है, मतलब ये सब तो आते ही हैं, और भी प्रोसीजर्स होते हैं जो इसमें आ सकते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दिस 3 प्रोसीजर्स इन डीप। सो इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी, तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करके तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी, पर ऑडिटर अपनी जजमेंट के बेसिस पे मैनेजमेंट के अलावा और भी एम्प्लॉयज़ डिफरेंट लेवल पे जो भी काम कर रहे हैं उनसे भी इंक्वायरी कर सकता है। अब वो कौन लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझा रहा है इंक्लूडेड, इंक्लूजन है यहाँ पे। इंक्वायरीज डायरेक्टेड टूवर्ड इंटरनल ऑडिट पर्सन। आपने सुना होगा जब आप किसी फर्म की ऑडिट करने जाते हो तो वहाँ पे एक इंटरनल ऑडिटर पहले से होता है जिसने जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले चेक की होती है, अच्छी तरीके से डिज़ाइन की होती है, ताकि अगर कोई मिस स्टेटमेंट हो, कोई फ्रॉड हो रहा हो तो तभी पकड़ा जाए और उस पर अच्छी तरह से काम किया जाए। तो जब आप किसी फर्म के इंटरनल ऑडिट पर्सनल से बात करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि उस फर्म के अंदर की ऑडिट सही से हो रही है, प्रोसीजर्स अच्छी तरह से की डिज़ाइन और इफेक्टिव वे में परफॉर्म की गई, और क्या मैनेजमेंट हर एक प्रॉब्लम का सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स दे रही है। वहीं आप एम्प्लॉयज़ को इंक्वायर कर रहे हो। अब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है ना जो एक एम्प्लॉय ही करता है, कोई कॉम्प्लेक्स और एकदम अनयूजुअल ट्रांजैक्शन जो ऐसे नॉर्मली समझना है, जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का ही काम होता है। जैसे कोई एक आईआईटी डिपार्टमेंट का बंदा है, वो आपको अच्छी तरीके से बता पाएगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करने के लिए। जैसे कोई फर्म है जो कम्प्लीटली ऑनलाइन ऑपरेट करती है, उसका पूरा काम सिस्टम पे होता है, तो वो सिस्टम में अच्छी सिक्योरिटी है या नहीं है वो आपको चेक करने का तरीका एक आईआईटी पर्सनल बता सकता है। तो वही किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को देखने के लिए, किसी अनयूजुअल चीज़ को चेक करने के लिए आप उस पर्टिकुलर काम पे जो भी एम्प्लॉय अपॉइंटेड है उसको इंक्वायर कर सकते हो। देन इंक्वायरीज डायरेक्टेड टूवर्ड इन हाउस लीगल काउंसिल। हर फर्म का अपना एक एडवोकेट होता है जिसे वो अपॉइंट करती है किसी भी प्रॉब्लम के वक्त,
तो आप उस इन हाउस लीगल काउंसिल, इन हाउस मतलब उनका अपना लीगल काउंसिल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मान लो एक एडवोकेट, आप एडवोकेट से कंसल्ट कर रहे हो, उनसे पता कर रहे हो कि क्या इनके अगेंस्ट कोई लिटिगेशन चल रही है कि क्या, या कोई ऐसा लॉ है जिससे ये कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या आपको कोई फ्रॉड देखने को मिला है, कोई ऐसी जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट्स हुई है जिस पे ध्यान देना पड़े। ये सब चीज़ें आपको एडवोकेट बता सकता है। अब मैनेजमेंट एकदम डिटेल में जाके, जिस डिटेल में आपको एक एडवोकेट एक्सप्लेन कर सकता है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, उस लेवल पे आपको मैनेजमेंट नहीं कर सकती ना इन्फॉर्म। इसलिए मैनेजमेंट के अलावा हम एडवोकेट से भी बात करते हैं। उसके बाद आप इंक्वायर करोगे मार्केटिंग और सेल्स पर्सनल्स, आपको पता चलेगी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, सेल ट्रेंड कैसा चल रहा है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कस्टमर्स के। इसके बेसिस पे आप इंटरनल कंट्रोल सही है या नहीं ये बता सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट पर्सनल से आप बात कर सकते हो। इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल्स, वो आपको ये बता देंगे क्या सिस्टम में कोई चेंज हुआ है, कोई सिस्टम फेलियर हुआ था, किसी भी सिस्टम में क्या किसी भी तरह का वायरस है, इस सिस्टम पे आप ना ओपन करें कोई डेस्क, कोई वेबसाइट। आप इन सब इंक्वायरीज के बेसिस पे फिर अपना डिसीजन फॉर्म करते हो कि क्या यहाँ पे फ्रॉड है नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपने मैनेजमेंट से एक बार बात कर ली है, उसके बाद जब आप आके इन सब लोगों से बात कर रहे हो ना, तो मैनेजमेंट की बात और इन सब लोगों की बात मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं हो रही है मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो ना, तो वो ऐसे कोई एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने पे हेल्प कर देता है जिसके बारे में एक ऑडिटर अनअवेयर हो। एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एज रैप में इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सिर्फ फाइनेंशियल बेसिस पे ही एनालिटिकल प्रोसीजर काम नहीं आती, बल्कि नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए भी काम आती। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड स्क्वायर फुटेज ऑफ सेलिंग स्पेस। अब क्या एज अ ऑडिटर, आप एज अ ऑडिटर भी छोड़ो, आप एज अ पर्सन जो अभी पढ़ रहे हो, आप बताओ आपको इस चीज़ की नॉलेज है ये क्या है? नहीं। इसीलिए बोला है ऐसे कोई भी एस्पेक्ट जिसके बारे में ऑडिटर अनअवेयर हो, उन चीज़ों से रिस्क को आइडेंटिफाई करने में एनालिटिकल प्रोसीजर्स हेल्प करती है, ताकि आप असेस कर पाओ रोमम और उसके बेसिस पे एक अच्छा और रिस्पॉन्स दैट इज़ फैब डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कर पाओ। आप एनालिटिकल प्रोसीजर की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, जो कि यूजुअल नहीं है, ऐसे ही मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये आपको मिलेगा वहाँ पे, बट एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया आपने तो आपको मिल गया। कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, इवेंट, अमाउंट, रेशियो, ट्रेंड्स, जो ऐसे मैटर्स से रिलेटेड हों जिस पे ऑडिट का इम्प्लीकेशन हो। और ये ना रोमम आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, स्पेशली रोमम ड्यू टू फ्रॉड। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर भी समझाया था ना, कि आप एरर तो फिर भी एक बार के लिए पकड़ सकते हो, बट फ्रॉड पकड़ना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि फ्रॉड एक सोची समझी साजिश होती है। अब ये भी हो सकता है जब आपने रैप एनालिटिकल प्रोसीजर एज रैप परफॉर्म की, तो उसका रिजल्ट आपको एक ब्रॉड इनिशियल इंडिकेशन दे दे कि कोई तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है। फिर आप उसके बेसिस पे कंसिडर करोगे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड, और फिर आइडेंटिफाई करोगे जो रोमम है। ज़रूरी नहीं है एनालिटिकल प्रोसीजर एक बार में आपको रोमम ही बता दे कि यहाँ पे ये रोमम है, वो आपको एक इंडिकेशन दे सकती है। फिर उस इंडिकेशन के बेसिस पे आप अपने बाकी इन्फॉर्मेशन को कंसिडर कर आइडेंटिफाई करोगे कि क्या वहाँ पे रोमम प्रेजेंट है, और फिर उसके रिजल्ट्स को इवेल्युएट करोगे। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ है। इन केस कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क। अब जो ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन होता है ना, ये बेसिकली सपोर्ट करता है आपकी इंक्वायरी को। क्यों? आपने मैनेजमेंट से बात की, मैनेजमेंट ने बोला हमारे पास 10 लाख का मशीन है। फिर आप जाके ऑब्जर्व कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि क्या यहाँ पे सच में 10 लाख की मशीन रखी है। आप इंस्पेक्ट कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि ये जो मॉडल यहाँ पे रखा है ये 10 लाख का ही मॉडल है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। द एंटिटीज़ ऑपरेशन। अब आपको मैनेजमेंट ने बोल दिया हमारी एंटिटी बहुत अच्छा काम करती है, वो मैनेजमेंट तो बोल दिया। अब आप जाके ऑब्जर्व कर रहे हो, आप बैठ के देख रहे हो कि यहाँ पे लोग अच्छी तरीके से काम कर, क्या यहाँ पे कोई हेरा फेरी हो सकती है? आपको मैनेजमेंट ने बोल दिया हमारा बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छा चल रहा है, हमारे आगे के फ्यूचर प्लान्स भी बहुत बढ़िया हैं,
अब आप जाके डॉक्यूमेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हो कि क्या बिजनेस प्लान है, क्या स्ट्रेटजीज ये एंटिटी बना रही है। जो भी रिपोर्ट्स मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है आप वो रिपोर्ट्स चेक कर, लाइक क्वार्टरली मैनेजमेंट रिपोर्ट, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स, डायरेक्टर मीटिंग के मिनट्स। एंटिटी ने बोल दिया हमारे पास इतने करोड़ की बिल्डिंग है, इतने करोड़ का लैंड है। आप जाके ऑब्जर्व कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि क्या सच में इतना लैंड है इनके पास, इतनी बिल्डिंग है इनके पास। तो अभी हमने पढ़ा रैप के तहत ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव क्या होती है, उसे वो अचीव कैसे करता है, वो रैप परफॉर्म करता है। अब रैप में ऑडिटर क्या 3 प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करने के बाद एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करेगा और फिर ऑब्जर्व और इंस्पेक्ट भी करेगा। अब रैप परफॉर्म करने के बाद जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस इन्फॉर्मेशन का क्या, ये समझते हैं। सो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग रैप यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। तो रैप परफॉर्म करके आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है ऑडिटर उसको एज ऑडिट एविडेंस यूज़ करता है ताकि वो अपनी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर पाए, अपनी असेसमेंट को सपोर्ट कर पाए जो वो बोल रहा है कि रोमम प्रेजेंट है। अब आप मैनेजमेंट के सामने जाके बोल दिए कि यहाँ पे ना मिस स्टेटमेंट है, आपके यहाँ फ्रॉड हो रहा है, पर आपके पास कोई एविडेंस भी तो होना चाहिए कि आप शो कर पाओ कि सच में यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन करते हैं बाय परफॉर्मिंग रैप उसे हम यूज़ करते हैं एज ऑडिट एविडेंस। सिर्फ रोमम को चेक करते हुए ही हम अपना ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करेंगे, बल्कि इन एडिशन एक ऑडिटर डिफरेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस, उनके डिस्क्लोजर्स को जस्टिफाई करते हुए भी एविडेंस इकट्ठे करेगा। एक एंटिटी की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को रिलेट करती हो ऐसी एविडेंस इकट्ठी करेगा, चाहे वो सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स या टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करे या ना। अब ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि जब हमें इंटरनल कंट्रोल चेक करना होता है ना तो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं। बोल ही वही रहा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल्स चेक। आपने चाहे टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म की हो या ना की हो, आपने इंक्वायरी की, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली, अब उसको एज एविडेंस यूज़ करो फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। वहीं सैप सब्सटेंसिव प्रोसीजर, आपने कोई सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करी है पर फिर भी आपने इंक्वायरी की है, आपने ऑब्जर्व इंस्पेक्ट किया है, तो आप आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको एज एविडेंस यूज़ करोगे फॉर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स। एंड हियर वी आर डन विद रैप एंड इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग रैप। वो क्या होती है, हम उसे यूज़ करते हैं एविडेंस। अब आप ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स सॉल्व करके देखना, पढ़ के देखना। एंड हियर इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक मटेरियलिटी। अभी तक हमने ऑडिट रिस्क पढ़ा, ऑडिट रिस्क में हमने रोमम और डिटेक्शन रिस्क पढ़ा। रोमम के अंदर इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क में सैम्पलिंग रिस्क, नॉन सैम्पलिंग रिस्क। फिर इस ऑडिट रिस्क को लेके ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज पर ऐसे 315 हमने उसकी ऑब्जेक्टिव पढ़ ली। देन हमने समझा कि रैप कैसे परफॉर्म होता है, रैप में क्या क्या परफॉर्म किया जाता है, कुछ एग्जांपल्स देखे। अब जो इतने देर से हम रोमम 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 बोल रहे हैं ना, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट को हमने डिटेल में डेफिनेशन के साथ समझा था। अब हम समझेंगे मटेरियलिटी को। व्हाट इज़ मेंट बाय मटेरियलिटी। तो जैसे कि जब हम रैप की बात करते हैं, हम बात करते हैं ऐसे 315 की, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग इट्स एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। लाइकवाइज मटेरियलिटी की बात करते वक्त हम पढ़ते हैं ऐसे 320, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। ऐसे 320 ये बोलता है कि कोई भी मिस स्टेटमेंट या कोई भी ओमिशन मटेरियल तब कहलाता जब वो इंडिविजुअली या एग्रीगेट में इस काबिल हो जाए कि वो इन्फ्लुएंस कर पाए एक इकोनॉमिक डिसीजन को किसी यूज़र के। अब आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो और उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे इसके शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या ऐसी कोई फिगर, ऐसी कोई अमाउंट जो मेरे डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि मुझे करनी है इन्वेस्ट किसी XYZ कंपनी में, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी और मुझे दिखा अरे यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है और इतने करोड़ों का, नहीं ये कंपनी तो इसको कभी कवर ही नहीं कर पाएगी। तो वो जो कुछ करोड़ों का अमाउंट है, दैट अमाउंट इज़ मटेरियल अमाउंट। क्यों? क्योंकि वो मेरे डिसीजन को अफेक्ट कर रहा है। वहीं एक दूसरी कंपनी है ABC, मैंने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, वहाँ पे मुझे दिखा यहाँ पे कुछ तो भी 1-1.5 लाख का घपला है। अब वो कंपनी 400-500 करोड़ की
1-1.5 लाख का जो भी वहाँ पे घपला हो रहा है, क्या उसको वो कवर कर सकती है? हाँ कर सकती है। तो वो मटेरियल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट नहीं कर पाई। सो अगेन इसके बाद आपको वापस से ऑब्जेक्टिव रिवाइज करा दिया है that the objective of an independent auditor is to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with applicable FRF. तो हमारी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम रिजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करें कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रोमम से फ्री है, उसमें कोई रोमम नहीं है, चाहे फ्रॉड की वजह से हो चाहे एरर की वजह से हो, और उसके बेसिस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन ड्रॉ कर पाए। हियर इन लाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियलिटी। जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ी ना, हमें ऑब्जेक्टिव रिजनेबल क्या है कि हमें रिजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि वो रोमम से फ्री है, किसी रिस्क से फ्री है नहीं, रोमम ऐसी रिस्क से जो मटेरियल है। तो ये ऑब्जेक्टिव पढ़ के हमें समझ आता है कि क्या सिग्निफिकेंस है मटेरियलिटी। द मटेरियलिटी सिर्फ एक क्वांटिटेटिव बेसिस पे नहीं होता है, सिर्फ एक रिलेटिव साइज नहीं। ऐसा नहीं है कि 1 लाख का फ्रॉड हुआ तो वो मटेरियल होगा या नहीं होगा, या 1 करोड़ का हुआ तो ही चेक करेंगे कि नहीं वो मटेरियल हुआ या नहीं हुआ, बल्कि कुछ अदर एस्पेक्ट्स में भी हम ये देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत छोटा सा अमाउंट का लॉस हुआ है, मान लो 500-600 करोड़ की कंपनी है, उसके अंदर 1 लाख का अमाउंट का कुछ लॉस हो गया, तो क्या वो अफेक्ट करेगा? कुछ ज़्यादा नहीं। पर वो क्यों हुआ? किसी एक एम्प्लॉय की किसी हरकत की वजह से, जो ये इंडिकेट करती है कि एक बहुत बड़ा फ्लॉ है एंटरप्राइज की इंटरनल कंट्रोल। मान लो एंटरप्राइज के पास 10 लाख कैश रखा है, उस 10 लाख कैश में से 10,000 चोरी हो गए, तो 10,000 अमाउंट मटेरियल। पर अगर कोई एम्प्लॉय आज 10,000 चोरी कर सकता है, कर पा रहा है, तो हो सकता है ना फ्यूचर में वो और भी बड़ा अमाउंट चोरी कर पाए। और वो चोरी क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वहाँ पे अच्छा कंट्रोल नहीं है, अच्छी सिक्योरिटी नहीं। तो क्या जो इससे जो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि इसकी इंटरनल कंट्रोल वीक है, ये इन्फॉर्मेशन मटेरियल इन्फॉर्मेशन है। अब आपको पता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी है जिसके एम्प्लॉयज़ फ्रॉड करते हैं, इस कंपनी में कोई चेकिंग नहीं होती है, जब मन आए जैसा मन आए कोई भी एम्प्लॉय फ्रॉड कर सकता है। क्या आप वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? नहीं। तो ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट की इंटरनल कंट्रोल वीक है, ये आपका इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट कर रहा है, मतलब ये मटेरियल है। तो मटेरियलिटी को हमें हमेशा नंबर्स के बेसिस पे ही सिर्फ नहीं देखना है। ओके। मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मटेरियलिटी को ध्यान में रखते हुए अपने काम को प्लान करे और परफॉर्म करे। जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी होती है, ये ऑडिटर के द्वारा लगाई जाती है। आपको मैनेजमेंट आके नहीं बताएगा कि आप इस अमाउंट को मटेरियल मान लो, इस अमाउंट को मटेरियल मान लो। ये आप डिसाइड करोगे और इसे आप अप्लाई करोगे वाइल प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, ताकि आप इवेल्युएट कर पाओ किस तरह से कितने इफ़ेक्ट एक आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट का पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेट। और सिर्फ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ही नहीं, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, मतलब जो पहले से आइडेंटिफाइड तो था पर उसको अभी करेक्ट भी नहीं किया है। ऐसे 320 डील्स विथ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। ऐसे 320 को हम ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। अब जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, जो हमारा FRF होता है ना, वो मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन या प्रेजेंटेशन के बेसिस पे देखता है, मतलब क्वांटिटेटिव टर्म्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखा है, कैसे प्रेजेंट हुआ है। ऑल्दो इसके अलावा भी FRF मे डिस्कस मटेरियलिटी इन डिफरेंट टर्म्स, और भी टर्म्स हैं जिसमें मटेरियलिटी डिस्कस होती है। दे जनरली एक्सप्लेन्स दैट पहला, मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओपिनियन, ऐसी कोई गलती या ऐसा कोई ओमिशन मतलब आपने 10 लाख की मशीन खरीदी और आप शो ही करना भूल गए, वो जो आपने शो नहीं किया उसे कहते हैं ओमिशन। तो ऐसी कोई भी गलती जो इंक्लूड करती है कोई भी ओमिशन, वो मटेरियल तब कहलाएगी जब वो इंडिविजुअली या एग्रीगेट बेसिस पे यूज़र के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए। और जो जजमेंट है रिगार्डिंग मटेरियलिटी, वो हमारी सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा, साइज़ और नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा, कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा इन दोनों के। फॉर एग्जांपल,
किसी मिस स्टेटमेंट की साइज़ बहुत छोटी है पर नेचर में वो बहुत ख़तरनाक है। जैसे कि अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल देखा, इंटरनल कंट्रोल, वो था 10 लाख की कैश में से चुराया सिर्फ 10,000 ही है, लेकिन नेचर उसका कैसा है, बहुत गंभीर। तो क्या वो मटेरियल होगा? हाँ होगा। अब जब हम मटेरियलिटी चेक करते हैं ना, मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट हम डिफाइन करते हैं कि क्या अमाउंट यहाँ पे मटेरियल होगा, क्या चीज़ यहाँ पे मटेरियल हो सकती है। तो वो हम करते हैं एज पर कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब जैसे आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, आप क्या बेसिस पे करोगे? प्रॉफिट के बेसिस पे, कि ये कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, और अगर लॉस में तो कितने लॉस में, क्या इसको कवर कर सकती है, या इतने लॉस में कि कल को डूब सकती है। अब किसी बैंक को इनको लोन देना है तो वो इनकी लाइबिलिटीज़ चेक करेगी, एसेट्स चेक करेगी, उसका प्रॉफिट लॉस देखेगी, उसका कैश देखेगी कि कितना कैश कंपनी के पास है। तो जो कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, जो मतलब यूज़ होती है कॉमनली, उसके बेसिस पे हम जजमेंट करते हैं, ना कि किसी स्पेसिफिक। अब आप हर एक एक इंडिविजुअल यूज़र को, अब मतलब जैसे आप चलते फिरते हर इंसान को पकड़ के नहीं पूछ सकते आपके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, आपके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, अब हम उसके बेसिस पे मटेरियलिटी डिसाइड करेंगे? नहीं। जो कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पे हम मटेरियलिटी डिसाइड करते हैं। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी से रिलेटेड कुछ 3 बेसिक पॉइंट समझिए जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपको समझ आनी चाहिए। पहला तो कि कब एक मिस स्टेटमेंट मटेरियल होगा, जब वो किसी यूज़र के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए। दूसरा, हम जजमेंट अपनी सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, साइज़ और नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट के बेसिस पे करते हैं। तीसरा, हम मटेरियलिटी कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, ना कि किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल यूज़र के बेसिस पे। ये जो 3 पॉइंट्स अभी हमने पढ़े, ये हेल्प करती है ऑडिटर को इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर द ऑडिट। या तो ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी एफआरएफ में इंक्लूडेड होगी, और अगर ये एफआरएफ में इंक्लूडेड नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी एफआरएफ में नहीं, तो ऑडिटर जो हमने ऊपर 3 पॉइंट्स पढ़े उसके रेफरेंस में मटेरियलिटी डिसाइड करेगा। अब हमने स्टार्ट में अभी टॉपिक का हेडिंग में क्या पढ़ा? मटेरियलिटी प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग दोनों टाइम पे। तो प्लानिंग में मटेरियलिटी कैसे हेल्प करती है? आपको एक साइज़ ऑफ मिस स्टेटमेंट पता चल गया है जो कि मटेरियल है, जो अफेक्ट कर सकता है, तो अब उसके बेसिस पे आप एनटीई ऑफ रैप डिटरमाइन कर सकते हो। अब आपको पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस जो है इस पे हमें ज़्यादा जोर देना है, तो आप उस पे ज़्यादा रैप परफॉर्म करोगे, आप यहाँ ज़्यादा टाइम डिवोट करोगे। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम। अब जब तक आपको मटेरियल ही नहीं पता है क्या अमाउंट मटेरियल है, तो आप रोमम कैसे डिफाइन करोगे? आप ये कैसे बोलोगे कि ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है? यहाँ पे डिटरमाइन द एनटीई ऑफ फैप। तो जब आपको मटेरियलिटी पता चल जाती है तो आप उस मटेरियल अमाउंट के बेसिस पे अपना रैप डिटरमाइन करते हो, फिर रैप से जो भी आपको रोमम मिले उसे आप अपनी मटेरियलिटी से कंपेयर करते हो, और फिर उसके बेसिस पे आप फैप डिटरमाइन करते हो। तो प्लानिंग के टाइम पे मटेरियलिटी इस तरीके से काम आती है। अब आपने प्लानिंग के वक्त जो मटेरियलिटी डिफाइन कर ली ना, डिटरमाइन की, ज़रूरी नहीं है कि उस मटेरियलिटी लेवल से नीचे की जो गलतियां हैं वो मटेरियल ना हो। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे अराइज हो सकते हैं जहाँ पे ऑडिटर को एक मिस स्टेटमेंट को मटेरियल आइटम की तरह इवेल्युएट करना होगा, तब भी अगर वो उसको मटेरियल पहले नहीं मानता है। फॉर एग्जांपल, प्लानिंग के टाइम में आपने डिसाइड की क्या क्या चीज़ें मटेरियल होगी, अब उससे अलग आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली, आपको एक मिस स्टेटमेंट मिली जो आपने प्लानिंग के टाइम पे तो मटेरियल नहीं मानी थी, पर अभी जिन सर्कमस्टेंसेस पे आपको वो मिस स्टेटमेंट मिल रही है आप उसको मटेरियल मान रहे हो, क्योंकि अब आपको समझ आ रहा है कि नहीं ये तो अफेक्ट कर सकती है। अब प्लानिंग के टाइम पे आपको हर इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती ना, इसीलिए तो हमारा प्लानिंग भी टाइम के साथ मॉडिफाई होता है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाएं जो उन मिस स्टेटमेंट्स को ढूंढ के निकाले जो अकेले ही एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो जाए बिकॉज ऑफ देयर नेचर। अब जैसे कि हमने एग्जांपल समझा था, 10,000 की कैश चोरी हुई। अब आप क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे कि आप एक एक रुपए कैश को चेक करो? जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं 500 600 करोड़ 1,000 करोड़ में अर्न करती है, अब वहाँ पे आप पूरे 1,000 करोड़ एक एक रुपए बैठ के गिन तो नहीं सकते ना। इसलिए बोल रहा है कि प्रैक्टिकेबल नहीं होता ऐसी ऑडिट प्रोसीजर्स को डिज़ाइन करना जो एक ऐसे मिस स्टेटमेंट को ढूंढ के निकाले जो अकेले में ही मटेरियल साबित हो जाए, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेचर।
इसलिए जब ऑडिटर मटेरियलिटी डिज़ाइन करता है, डिटरमाइन करता है, तब वो सिर्फ साइज़ को कंसिडर नहीं करता बल्कि वो उनके नेचर को भी कंसिडर करता है, उन सर्कमस्टेंसेस को भी कंसिडर करता है जहाँ पे ये मिसस्टेटमेंट अकर हो रही है। ऑडिटर को एक प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी पड़ती है वाइल डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी। एक प्रॉपर बेंचमार्क सेट करना होता है ऑडिटर को, जिसके बेसिस पे वो अपनी मटेरियलिटी डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि मटेरियलिटी से ही तो आपकी ऑडिट की स्कोप डिफाइन होती है, डिटरमाइन होती है। जब आपको पता है कि इन 5 जगह पे हमें एकदम ध्यान से इन 5 चीज़ों को तो चेक ही करना है, तो आपकी ऑडिट स्कोप में वो 5 चीज़ें इंक्लूडेड होगी। सो मटेरियलिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑडिट स्कोप एंड द लेवल ऑफ टेस्टिंग। अब आपको 10 चीज़ें चेक करनी है पर आपको पता है कि 5 चीज़ें ही मटेरियल है, तो आपको अपनी लेवल ऑफ टेस्टिंग पता चलेगी कहाँ पे किस लेवल पे टेस्ट करना है। अब 10 असर्शन आपको चेक करने हैं पर उन 10 में से 5 ही ऐसे हैं जहाँ पे आपको हाई लेवल पे टेस्ट करना है। अब ये आपको कैसे पता चला? मटेरियलिटी से पता चला। जब आप मटेरियलिटी डिटरमाइन कर रहे होगे तो उस आइटम का इम्पैक्ट, उसका सिग्निफिकेंस आपको अलग अलग व्यू पॉइंट से देखना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्टिकुलर कोई भी आप असर्शन चेक कर रहे हो सकता है कि वो प्रॉफिट या लॉस में अफेक्ट करे, या उसका अफेक्ट बैलेंस शीट में पड़ रहा हो, या इनकम एक्सपेंडिचर पे अफेक्ट पड़ रहा हो। कोई चीज़ है जो P&L के लिए मटेरियल नहीं है पर वहीं बैलेंस शीट के लिए वो चीज़ मटेरियल निकली, तो इसलिए आपको मटेरियलिटी डिटरमाइन करते वक्त एक पर्टिकुलर आइटम को हर व्यू पॉइंट से देखना पड़ता है, हर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चेक करना होता है। और अगर कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है तो उस पर तो चाहे 1 रुपए की रिक्वायरमेंट हो या 2 रुपए की हो या 1 करोड़ की हो, अगर वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है मतलब वो मटेरियल है। अब स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फर्म को किसी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स मेंटेन करके रखने, कुछ कंपलसरी रिजर्व्स है जो मेंटेन करके रखने हैं, और अगर वो कंपनी उस रिजर्व को मेंटेन नहीं कर रही है मतलब कंपनी फ्रॉड कर रही है, तो क्या वो मटेरियल हुआ? हाँ। सो अगर कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे हमें कुछ चेक ही नहीं करना है, कोई जजमेंट नहीं देनी है, वो डायरेक्ट अपना मटेरियल बन जाएगा। अब इसको कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 का डिवीज़न 1 ये बोलता है कि ये रूल है, वो बोलता है कि कोई भी इनकम या एक्सपेंस अगर एक्सीड कर रही है 1% ऑफ द रेवेन्यू को और 1 लाख रुपीज़ को, तो उसे हमें अलग से डिस्क्लोज करना है। मतलब ये मटेरियल आइटम है, चाहे कंपनी 100 करोड़ की हो, 150 करोड़ की हो, 1000 करोड़ की हो। पर अगर आपका एक सिंगल से सिंगल ट्रांजैक्शन भी 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से या 1 लाख से जो भी हायर है उससे एक्सीड कर रहा है, तो आपको वो सेपरेटली डिस्क्लोज करना ही है। अगर नहीं किया तो आप लॉ तोड़ रहे हो, आप कंपनीज एक्ट के तहत काम नहीं कर रहे हो, आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो एक्ट के साथ, आपको पेनल्टी लग सकती है, आपके अगेंस्ट लिटिगेशन हो सकती है, लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक मटेरियल आइटम हो गया, एक मटेरियल कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट का एग्जांपल, डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि आपका कोई भी शेयर होल्डर अगर 5% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर रहा है तो आपको अपने नोट्स टू अकाउंट्स में उसे डिस्क्लोज करना है। अगर आपने नहीं किया तो वहाँ पे रोमम प्रेजेंट है माना जाएगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एंड now this is the last topic for our today's class, determination of materiality, a matter of professional judgment. तो ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी होती है ये प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे होती है। ऐसे ही आप घूमते फिरते नहीं बोल सकते अरे ये कंपनी इतना कमा रही है क्या, चलो इस लेवल को मटेरियल लेवल मान लेते हैं। नहीं, आप प्रोफेशनल जजमेंट के साथ डिटरमाइन करोगे मटेरियलिटी। अब जब एक ऑडिटर मटेरियलिटी डिटरमाइन कर रहा होता है ना, तो वो ये मानते हुए चलता है, इस परसेप्शन से करता है कि क्या नीड्स है यूज़र्स के। अब इस एक चीज़ को यूज़र के नीड को समझते हुए उसको अपने ध्यान में रखते हुए मटेरियलिटी डिफ़ाइन करते वक्त ऑडिटर कुछ चीज़ें अज्यूम करते चल सकता है। वो क्या चीज़ें हैं अब हम वो पढ़ने वाले हैं। ऑडिटर ये अज्यूम कर सकता है कि एक यूज़र को अच्छी तरीके से पढ़ना आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अब अगर यूज़र अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पा रहा है तो ये ऑडिटर की तो गलती नहीं है ना। ऑडिटर ये अज्यूम करते हुए चलेगा कि उसे एक रिजनेबल नॉलेज है बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी की, और वो
विलिंग है पढ़ने के इंफॉर्मेशन को जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गिवन है, वो इस सक्षम है कि वो समझ पाए, वो अंडरस्टैंड कर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर, प्रेजेंट और ऑडिट हुई है मटेरियलिटी के लेवल पे। वो ये अज्यूम करेगा कि यूज़र रिकॉग्नाइज कर पाए, यूज़र समझ पाए कि कुछ अनसर्टेनिटीज़ है जो इनहेरेंट है, जिस पे ऑडिटर का कोई जोर नहीं है। जो हमने इनहेरेंट लिमिटेशंस पढ़ी थी ना, वही कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज़ है जो इनहेरेंट है, जिसका मेजरमेंट एस्टिमेट्स के बेसिस पे हो करना पड़ता है, जो हमें एक्चुअल में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। हम एस्टिमेट के बेसिस पे बताते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है या हाँ ये चीज़ गलत है। और वो यूज़र एक रिजनेबल डिसीजन लेता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर मटेरियलिटी डिटरमाइन करते वक्त ये मान के चलेगा कि एक यूज़र को नॉलेज है, उसको पढ़ना आता है, उसको समझना आता है, जो उसने पढ़ा है उसे ये रिकॉग्नाइज करना आता है कि कुछ अनसर्टेनिटीज़ है जो इनहेरेंट है, जो एस्टिमेट्स के बेसिस पे चेक होती है, उस पर ऑडिटर का कोई जोर नहीं। और इन सब के बेसिस पे एट लास्ट वो यूज़र एक रिजनेबल डिसीजन लेता है। एंड हियर वी आर डन विद टुडेज क्लास। कल की टॉप क्लास में हम स्टार्ट करेंगे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। इन केस कोई डाउट हो देन आप टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप में आके पूछ सकते हो और इंस्टा में पूछ सकते हो। आई विल क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू।